नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे बजट 2025 का। इसमें देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की जुबानी है, जिनमें अगर हम कुछ नाम लेना चाहें तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं स्वाति कुमारी, सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं शिशिर सिन्हा और बलवंत जैन हैं टैक्स एक्सपर्ट हैं। और भी बहुत सारे लोगों के ओपिनियन है इसमें जो देश को अच्छी तरह से समझते हैं, और इन्हीं एक्सपर्ट्स की जो लेखनी है, इनके जो ओपिनियन है, उन्हीं चीज़ों को मिक्स करते हुए आज निर्मला सीतारमण के भाषणों का सार निकालने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत को क्या मिला, भारत के मिडिल क्लास को क्या मिला और उत्तर प्रदेश जो हमारा प्रदेश है उसको क्या मिला। खैर, आइए जानते हैं वित्त मंत्री के 1 घंटे 17 मिनट के उस भाषण को, जिसको 25 लाख करोड़ रुपए का बजट माना जा रहा है। आम लोगों के लिए इसे पूरी समझ बनाने के लिए एक बेहतर एनालिसिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो बजट है आम लोगों के लिए इसे पूरी तरह से समझना काफ़ी कठिन हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल से निकालने के लिए एमपीएस हिंदी है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एमपीएस हिंदी भरोसे का चैनल है और एमपीएस हिंदी से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को वो मोती मिल ही गया जिसकी तलाश उसे थी। ये मोती 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसी नाम से शुरू हुआ आज का बजट। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी लागू हैं और ये बदलाव सिर्फ नए टैक्स रिजिम वालों के लिए हुआ है, यानी जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम चुनी है उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये फ़ायदा खास तौर पर उन्हें मिलेगा जिनकी इनकम सैलरी से आती है। अगर आपने कैपिटल गेन किया है, यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, घर की खरीद फरोख्त की और उस पर टैक्स की देनदारी है, तो ये व्यवस्था आप पर लागू नहीं होने वाली। यानी कि कोई कर्मचारी है, कोई नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है, उसकी आय 12 लाख रुपए सालाना अगर हो जाती है, 12.75 लाख भी हो जाती है, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए लगातार यहाँ पे स्लाइड्स चल रही हैं, उनको आप देख सकते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। अगर हम इन आंकड़ों की बात कर दें तो जैसे पुराने स्लैब्स और नए स्लैब्स में थोड़ी सी हम अंतर बताने की कोशिश करें तो जो पुराना स्लैब है जैसे 3 लाख तक है, उस पर पुरानी दर 0% थी। वहीं नए स्लैब 0 लाख से लेके, मतलब 0 से लेके 4 लाख तक के जो नए स्लैब्स हैं उसमें 0% नई दर है। 3 लाख से 7 लाख तक पे 5% है, वहीं 4 लाख से 8 लाख नई जो दर है उसमें 5% है। वही सेम टू सेम है, सब सेम चलते हुए चला आ रहा है। जैसे 7 लाख से 10 लाख तक पुरानी दर 10% थी, वहीं 8 लाख से 12 लाख तक नई दर में भी 10% दिखा रहा है। 10 लाख से 12 लाख तक पुरानी दर में 15% था और 12 लाख से 16 लाख पर 15% नए स्लैब में है। 12 लाख से 15 लाख तक 20% पुरानी दर थी, वहीं नए स्लैब में हम देखें तो 16 लाख से 20 लाख तक 20%। वहीं 15 लाख से ज़्यादा की बात करें तो पुराने स्लैब में पुरानी दर 30% था और नए स्लैब में 20 लाख से 24 लाख तक पे 25% निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से न्यू टैक्स रिजिम में 4 से 8 लाख रुपए पर 5 टैक्स और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ़ कर देती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इन आंकड़ों को देखने के बाद मन में आपके ये सवाल उठ सकता है कि अगर 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा तो फिर 4 से 12 लाख तक रुपए की कमाई पर 5 से 10% टैक्स का प्रावधान क्यों है। तो इसे आपको अब समझना होगा। आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो पहले 7 लाख तक की आय पर 87A की तहत जो छूट मिलती थी उसकी लिमिट बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। तो सरकार जिस प्रकार से ये टैक्स रिलीफ दे रही है मिडिल क्लास को, तो इससे सरकार को नुकसान तो होगा, इतना तो तय है, क्योंकि जहां उसे पैसा मिलना चाहिए अब उस पर वो पैसा नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स पर हुए इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार को डायरेक्ट टैक्स में
1,00,000 करोड़ रुपए, वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में 2,600 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इनमें से एक बड़ा हिस्सा वापस सरकार के पास आ जाएगा। जैसे उदाहरण दे तो अगर टैक्स में बदलाव से आपके 10,000 रुपये बचे, इनमें से आपने 8,000 रुपये की शॉपिंग कर ली, तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी जैसी चीज़ों से इसका एक हिस्सा सरकार के पास वापस पहुंच जाएगा। इसलिए सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जीएसटी के जरिए ये पैसा सरकार के पास पहुंचेगा, क्योंकि आप पैसा आपके पास बचेगा तो आप उसको खर्च करेंगे, ठीक है, तो उससे जीएसटी लगेगी और जीएसटी का पैसा सरकार को मिलेगा। देश में 85% लोग 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं, यानी कि एक देश की सबसे बड़ी आबादी 85% लोग 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं। ऐसे में टैक्स को लेकर हुए ऐलान के बाद लोगों के पास पैसे बचेंगे और लोग यह पैसे दूसरी चीज़ों पर खर्च करेंगे, अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देंगे। इससे एफएमसीजी, ऑटो, रियल एस्टेट और दूसरे सेक्टर को भी बूस्ट मिलने वाला है। ये बजट ऐसा है जिसमें कंजम्पशन लेड ग्रोथ यानी उपभोग के जरिए विकास को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके लिए आपको एक छोटा सा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत समझने की जरूरत होगी, जिसे कहते हैं वर्चुअस साइकिल यानी सूचक। इसका सार यही है कि एक अच्छी चीज़ से दूसरी अच्छी चीज़ शुरू होती है। इनकम टैक्स में बदलाव से लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसे आएंगे। अब इस पैसे का यदि आप एक हिस्सा भी खर्च करते हैं तो इससे कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के मौके बनेंगे। रोजगार के मौके बनेंगे तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो मांग बढ़ेगी। इसी को अर्थशास्त्र में सूचक यानी वर्चुअस साइकिल कहते हैं। इस बार के बजट में पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार ने इस बारे में संसद में कोई चर्चा भी नहीं की। पुराने टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत छूट और बाकी डिडक्शन हैं, लेकिन आज के ऐलान के बाद न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा प्रभावी लग रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम को लिटरली मौत का इंजेक्शन दे दिया है। जिन लोगों को HRA वगैरह ज़्यादा मिलता है उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ायदा मिलेगा, वरना 98% 99% लोग न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएंगे। आने वाले न्यू इनकम टैक्स बिल में ये हो सकता है कि पुराने टैक्स को ख़त्म करने के लिए कोई समय सीमा दे दी जाए, चाहे वो 2, 3 या 4 साल की हो। सरकार की मंशा साफ है कि टैक्स व्यवस्था एक ही होगी, वो भी न्यू टैक्स रिजीम। इनकम टैक्स के अलावा दो और महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड ऑफ सोर्स और TCS यानी टैक्स कलेक्टेड ऑफ सोर्स। यानी धारा 194A के तहत सीनियर सिटीजन को पहले 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पर TDS लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अन्य लोगों के लिए ये इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि TDS के जरिए जो पैसा चला जाया करता था और वो साथ ही साथ अपना इनकम टैक्स भले ही न बनता हो, पर रिफंड पाने के लिए जो आप रिटर्न दाखिल करते थे उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ आपके लिए रिटर्न आसान हो गया और दूसरी तरफ आपके हाथों में पैसे आ जाएंगे। एग्रीकल्चर को लेकर सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है। इकोनॉमी सर्वे को देखा जाए तो एग्रीकल्चर को सेक्टर ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का क्षेत्र कहा गया है। सरकार ने दाल के लिए मिशन लॉन्च करने की बात कही है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश में दाल और सरसों तेल बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किए जाते हैं। आने वाले समय में किसान धान, गेहूं के बाद इन फसलों की पैदावार बढ़ाने पर जोर देंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसका फ़ायदा 7.7 करोड़ किसानों को मिलेगा, यानी कि जिन किसानों को 3 लाख रुपए मिलते थे अब वो 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। चुनावी राज्यों की बात करें जिनमें सबसे बड़ा राज्य अगर हम देखें तो बिहार है। बिहार के लिए बजट ज़्यादा सुविधाजनक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बजट में बिहार के लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, पटना IIT का विस्तार, मखाना के लिए अलग से बोर्ड बनाना और मिथिलांचल में बाढ़ से निपटने के लिए नई योजना का ऐलान किया गया है। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। साथ ही केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है। इस कारण पहले ही उम्मीद थी कि बिहार के लिए कुछ खास ऐलान हो सकते हैं। इस बार के बजट का फोकस जो है कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, इसलिए पूंजीगत खर्च में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। ये विकास की ज़रूरतों के हिसाब से कम है। ऐसा लगता है कि सरकार ने ज़्यादातर ध्यान दिया है कि अगर अभी खपत बढ़ जाएगी तो उससे आगे पूंजीगत खर्च बढ़ाने का रास्ता मिल ही जाएगा।
बजट जो आया है, बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक क्लिप भी आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट 2025 पेश किया है, इसमें कई तरह की घोषणाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को सबसे पहले बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, बजट बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूं। आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है। वहीं बजट को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, यह बजट बुलेट इंजरी है, यानी गोली के घाव पर बैंड एड लगाने जैसा है, यानी कि कोई चोट लगी है और उस पर बैंड एड लगा दिया जाए। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत थी, लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया निकली है। ऐसा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई पॉइंट्स में तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट इससे उल्टा है। इसमें जिक्र है कि देश के लोगों की जेब कैसे भरेगी। भारत में बड़े शिप के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। बजट से टूरिज्म को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये पॉइंट कहा। उन्होंने और भी पॉइंट बोले। उन्होंने कहा कि ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। ये विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट फोर्स मल्टीप्लायर है। बजट में किसानों के लिए घोषणा हुई है। 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। बजट में 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों को होने वाला है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है। MSME छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी। लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री को विशेष समर्थन दिया गया है। इस बजट में 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन को शुरू किया गया है। तो जो भी छात्र हमें सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है, तो ज्ञान भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। ज्ञान भारत मिशन, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा कि 2025 बजट में 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन को चलाया गया है। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ऐतिहासिक है। इससे देश के विकास में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान सुनिश्चित होगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। वहीं भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में है। 12 लाख रुपए की आय तक जीरो इनकम टैक्स रहेगा। प्रस्तावित टैक्स छूट मध्यम वर्ग की वित्तीय भलाई को बढ़ावा में एक लंबा रास्ता तय करेगी। सभी लाभार्थियों को बधाई हो। और भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लोगों की निकल के आई हैं। और विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष ने स्पेशली क्या कहा है, तो दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ़ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ़ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए। किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएँ। इनकम टैक्स और GST की टैक्स दरें आधी की जाएँ। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया है। और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी है। हरसिमरत कौर ने कहा कि बजट में सिर्फ बिहार, पंजाब का कोई जिक्र नहीं था। किसान पिछले 4 साल में MSP की कानूनी गारंटी को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने किसानों के लिए क्या घोषणा की, मखाना बोर्ड, ऐसा शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने कहा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए बजट के आंकड़ों से ज़्यादा महाकुंभ में मची भगदड़ में मरने वाले लोगों का डेटा महत्वपूर्ण है। सरकार यह नहीं बता पा रही है कि कितने लोग मरे, कितने लोग लापता हुए, कितने घायल हुए। क्या यही है आपके विकसित भारत की परिभाषा की भगदड़ में लोग मरेंगे? यानी कि महाकुंभ में जो दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना के आंकड़ों की बात की जा रही है अखिलेश यादव जी के द्वारा। वहीं बहुत सारे लोगों ने और भी बातें बोली हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 7 टैक्स स्लैब है, जैसे 0 लाख से 4 लाख तक 0%, 4 लाख से 8 लाख तक 5%। ये वाला डाटा मैंने आपको बता दिया है। उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीतिक जो परिपाटी की अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्यों में से एक है, क्योंकि प्रदेश हो या देश हो, सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान बना होता है और उसे नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने के कारण सरकार बजट में बिहार पर मेहरबान रही।
यूपी में इस साल कोई चुनाव नहीं होने के कारण यूपी खाली हाथ रह चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड से 2.25 करोड़ किसानों को फायदा होगा। आम बजट में इसमें कई बातें की गई हैं। थोड़ा सा किसान क्रेडिट कार्ड क्या है उसके बारे में आपको बता दें। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने शुरू की थी। किसानों को कम ब्याज दर, आसान लोन चुकाने की सुविधा, बीमा कवरेज, बचत खाते पर ब्याज और डेबिट कार्ड जैसे कई फायदे इसमें मिलते हैं। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के 15 दिन के भीतर कार्ड मिल जाता है। इस कार्ड के जरिए किसान जरूरत पड़ने पर कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। पशुपालन, मछली पालन या खेती से जुड़े कारोबार के लिए केसीसी के जरिए शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकेगा। यही वाला कहीं ना कहीं नया जो निकल के आया है वो बढ़िया चीज़ निकल के देखने की बात हो रही है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन, कम समय के लिए आप लोन ले सकते हैं। ब्याज दर 2% से 4% तक होती है, जिससे लोन चुकाना आसान हो जाता है। 2025-26 के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम में आगे बढ़ते हुए भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यूपी में कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और वाराणसी जिले भगवान बुद्ध से जुड़े हैं। इसका सीधा लाभ प्रदेश के तीनों जिलों को मिलेगा। इससे पर्यटन में सबसे अधिक मदद मिलने वाली है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। इस पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 1.88 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में औसतन 1 करोड़ बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह औसतन 2.74 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। बजट में 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। प्रदेश में 22% के लगभग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या है। अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि शामिल किया जाएगा। सरकार इस वर्ग के लोगों को उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसका फायदा यूपी को सबसे अधिक मिलेगा। बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। यूपी में सबसे अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं इंटर कॉलेजों में खोली जाएंगी। एक लैब की स्थापना पर लगभग 12 लाख रुपए का खर्च आएगा। लैब के माध्यम से छात्रों में साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। प्रदेश में 22,000 माध्यमिक स्कूलों की संख्या है। इसमें लगभग 18,000 ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हैं। इसी तरह प्रदेश के 2,923 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए शहरों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की तैयारी है। इससे लगभग 4 करोड़ यात्रियों की परिवहन सुविधा दी जाएगी। प्रदेश में उड़ान योजना के तीसरे चरण 24 छोटे एयरपोर्ट उड़ान योजना से जुड़े हुए हैं। इनमें कानपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, वाराणसी आदि शामिल है। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। उन स्थलों के होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में बटेश्वर और श्रावस्ती को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय बजट में देश के 1 करोड़ गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी एजेंट, कैब ड्राइवर आदि के लिए विशेष बीमा योजना लॉन्च किया गया है। ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर ऐसे सभी लोग हेल्थ कवर का लाभ ले पाएंगे। उन्हें पीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी दिया जाएगा। यूपी में करीब 18 लाख गिग वर्कर्स को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जो योजनाएं हैं वो लगातार प्रदेश सरकार को भी प्राप्त हुई हैं और सरकार भी इसको लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल अपना आरोप इनके ऊपर लगा ही रहेंगे। तो 2025 में जो बजट था वो अब हमने क्लियर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चैनल पर नया है तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।